Hello everyone, this is Tej Bahadur Singh. As you know, we are discussing here the subject which is interpretation of a statute. It is given in your course in LLB Honors 8th semester. जैसा कि अभी तक हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में जनरल क्लॉजेस एक्ट को ख़त्म किया है। जनरल क्लॉजेस एक्ट में एक मिसलेनियस प्रोविजंस छूटे हुए हैं। वो 5 मिनट का टाइम है। अगर टाइम मिला हमको तो हम उसे इसी लेक्चर में लास्ट में कवर अप करने की कोशिश करेंगे। ओके, टुडे बेसिकली वी विल डिस्कस अ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन विच इज़ स्टैट्यूट मस्ट बी रेड एज अ होल। मतलब इसका ये हुआ कि इस स्टैट्यूट को एक पूरे परिप्रेक्ष्य में पढ़ना चाहिए। अगर हम इसको और सिंपल वे पर देखें तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टैट्यूट मस्ट बी रेड एज अ होल इन इट्स कॉन्टेक्स्ट। मतलब जो कोई भी, मान लीजिए आपके सामने स्टैट्यूट है, कोई भी किसी स्टैट्यूट का प्रोविज़न आता है आपके सामने का मतलब यहाँ कोर्ट के सामने से है कि कोर्ट जब किसी कोर्ट की ये पावर, जैसा कि आप भी जानते हैं कि कोर्ट के पास ही ये पावर है कि वो किसी प्रोविज़न का प्रॉपर इंटरप्रिटेशन कर सके, उसको अप्लाई करने के लिए, है ना। तो कोर्ट को कहा भी जाता है इसीलिए, जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन के सेंस में कहते हैं कि इट इज़ अ गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कोर्ट जब भी किसी प्रोविज़न को इंटरप्रेट करेगा किसी केस से रिलेटेड, तो कोर्ट का क्या इंटरप्रिटेशन करने का तरीका होगा। बेसिक रूल ऑफ इंटरप्रिटेशंस वो हम यूनिट 3 में देखेंगे, लेकिन ये यूनिट 2 में ये एक रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन दिया हुआ है आपके सिलेबस में। ये यूनिट 2 का लास्ट टॉपिक भी है, ठीक है। और इस क्लास के बाद यूनिट 2 ख़त्म हो जाएगी। तो स्टैट्यूट मस्ट बी रेड एज अ होल पे आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये बेसिकली आप इतना समझ लीजिए पहले कि इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट जनरल प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन, ठीक है। और इसका मतलब ये होता है, अगर इसकी एक मैक्सिम है, लैटिन मैक्सिम भी है। लैटिन मैक्सिम में इसको कहा जाता है विस कॉर्बिस एक्टस। ओके, विस कॉर्बिस एक्ट कंस्ट्रक्शन विस कॉर्बिस एक्टस भी कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, कंस्ट्रक्शन या फिर एक्स कंस्ट्रक्शन एक्स विस कॉर्बिस एक्टस का मतलब स्टैट्यूट मस्ट बी रेड एज अ होल। ओके, तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर बेसिकली ये बात कही जा रही है कि अगर कोई स्टैट्यूट है, लीजिए कोर्ट के सामने किसी स्टैट्यूट को इंटरप्रिटेशन करना पड़ा कोर्ट पूरे स्टैट्यूट को तो इंटरप्रिटेशन करने का चांस कम ही आता है। जनरली कोर्ट के सामने कोई प्रोविज़न, मान लीजिए कोई केस हुआ, उस केस में किसी प्रोविज़न को अवेल करने की बात की गई या उस प्रोविज़न किसी लॉ को रखा गया कोर्ट के सामने, तो कोर्ट उस एक्ट के उस प्रोविज़न को किस तरीके से इंटरप्रेट करेगा, उसका एक रूल ये है। अब यहाँ पर बात आती है कि क्या, देखिए यहाँ पर 2 सवाल आएंगे कोर्ट के सामने कि क्या उस प्रोविज़न को कोर्ट सिर्फ उस प्रोविज़न को इंटरप्रेट करेगा या फिर कोर्ट उस पूरे एक्ट में, उस पूरे लेजिस्लेशन में कोर्ट ये देखेगा कि इस पूरे एक्ट में क्या कहने का मतलब था और इस पूरे एक्ट के सेंस से उस प्रोविज़न का क्या अर्थ निकल रहा है। यानी कि प्रोविज़न को उस एक्ट के अकॉर्डिंग ही पढ़ा जाएगा ना, उस लेजिस्लेचर की इंटेंशन के अकॉर्डिंग ही पढ़ा जाएगा ना। लेकिन लेजिस्लेचर की इंटेंशन को निकालने के लिए क्या चाहिए, लेजिस्लेचर की इंटेंशन को जानने के लिए आपको पूरे स्टैट्यूट को पढ़ने की ज़रूरत है। आप अगर पूरे स्टैट्यूट को पढ़ते हैं तब आप प्रॉपर ऑब्जेक्ट निकाल पाएंगे लेजिस्लेचर्स का कि उस लॉ को बनाने के पीछे बेसिक रीज़न क्या था, बेसिक फंडामेंटल रीजंस क्या थे उस लॉ को बनाने के पीछे। वो जब आप पूरे स्टैट्यूट को पढ़ेंगे तभी आपको पता लगेगा, तभी आप एक शॉर्ट में ये बात कह पाएंगे कि बेसिकली इस स्टैट्यूट में ये प्रोविजंस हैं, ये पर्पज़ है, ये इसके एम्स हैं। प्रियम्बल से आइडिया लगता है, नो डाउट, बट व्हेन यू हैव टू स्टडी इट थॉरली तो आपको देखना पड़ेगा कि बाकी जो आपको जब भी एक स्टैट्यूट का एक क्लियर मतलब निकालना है तो उस क्लियर मतलब को निकालने के लिए आपको ये देखना होगा कि स्टैट्यूट के बाकी प्रोविजंस क्या कहते हैं। जब आपको ये पता चलेगा कि बाकी प्रोविजंस ये कहते हैं, तब जिस प्रोविज़न का आपको बेसिकली मतलब जानना है उसके आप रियल या हिडन मीनिंग को क्लियरली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। यही बात इस रूल में कही गई है।
आप ये कह सकते हैं, देखिए आप आपके सामने स्क्रीन में नोट्स भी है, आप उसमें देख सकते हैं सेकंड पैरा बेसिकली सेज टू एसर्टेन द मीनिंग ऑफ अ क्लॉज इन अ स्टैट्यूट द कोर्ट मस्ट लुक एट द होल ऑफ द स्टैट्यूट। मतलब कि किसी भी लॉ के या किसी भी लेजिस्लेशन के किसी एक प्रोविज़न का मतलब जानने के लिए या किसी एक प्रोविज़न का प्रॉपर मीनिंग निकालने के लिए कोर्ट को क्या करना चाहिए? कोर्ट मस्ट लुक एट द होल ऑफ द स्टैट्यूट। कोर्ट को पूरे स्टैट्यूट को एक बार देखना चाहिए, ठीक है। एट व्हाट प्रोसीड्स एंड व्हाट सक्सीड्स, नॉट मियरली एट द क्लॉज इटसेल्फ। सिर्फ क्लॉज को ही नहीं देखना चाहिए, सिर्फ उस प्रोविज़न को ही नहीं देखना चाहिए, कोर्ट को ये भी देखना चाहिए कि उस प्रोविज़न के पहले वाले प्रोविज़न्स क्या प्रीवियस प्रोविज़न्स क्या बात कर रहे हैं इससे रिलेटेड, और उस प्रोविज़न के बाद वाले प्रोविज़न्स जो कि उसी प्रोविज़न से रिलेटेड है वो इस स्टैट्यूट में या वो उस कंसर्न्ड स्टैट्यूट में क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, अब अगर इसको अगर इन शॉर्ट लाइन कहें तो इसका मतलब तो यही है ना कि स्टैट्यूट एज अ होल रीड करना चाहिए, ठीक है, पूरे स्टैट्यूट को रीड करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, इससे मिलेगा क्या, हमको एक क्लियर मीनिंग मिलेगी उस प्रोविज़न की, एक ट्रू इंटरप्रिटेशन हो पाएगी उस प्रोविज़न की, जिस प्रोविज़न को हमें बेसिकली रेड आउट करना है, जिस प्रोविज़न का हमें बेसिकली मतलब क्लियर मीनिंग निकालनी है, ठीक है। इसके बाद देखिए इसी में अगर हम आगे देखें तो इट सेज इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट ए स्टैट्यूट जस्टली ऑल पार्ट्स ऑफ अ स्टैट्यूट बी टेकन टुगेदर, ठीक है। किसी स्टैट्यूट को एक प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए क्या करना चाहिए, स्टैट्यूट के जितने भी भाग हैं या जो भी चैप्टर्स में होता है या जो भी प्रोविजंस में होता है सबको साथ में पढ़ना चाहिए। उससे क्या होगा, लेजिस्लेचर की ट्रू इंटेंशन निकल कर आएगी बाहर, ठीक है। और उससे जो इंटरप्रिटेशन है वो गलत नहीं होगी, और जिस तरीके से लेजिस्लेचर की मतलब जो प्रोविज़न का मतलब आपको निकालना है उस प्रोविज़न को बनाने के पीछे जो लेजिस्लेचर्स ने अपनी इंटेंशन रखी है वो ट्रूली लेजिस्लेचर की इंटेंशन निकल कर आएगी। आई होप इट इज़ द कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर कि जब भी एक प्रोविज़न पढ़ना है, जब भी एक प्रोविज़न की इंटरप्रिटेशन निकालनी होती है कोर्ट को, तो ये ज़रूरी है कि कोर्ट पूरे उस स्टैट्यूट को एक बार समझे। पूरे स्टैट्यूट से देखिए यहाँ दो मतलब है, पूरे स्टैट्यूट का मतलब एक हो जाता है प्रोविज़न बाय प्रोविज़न्स, ठीक है। एक मतलब हो जाता है कि उस प्रोविज़न से रिलेटेड जितना भी दिया हुआ है किसी भी स्टैट्यूट में उसको पढ़ा जाए, ठीक है। कोई होता है एक्ट वो बहुत बड़ा होता है, प्रियम्बल होता है पोर्शन उसका, तो प्रियम्बल से लेकर जो भी कंसर्न प्रोविजंस हैं उस प्रोविजन से रिलेटेड उन सबको पढ़कर भी एक क्लियर मीनिंग निकाली जा सकती है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे आप पढ़ते हैं एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अगर किसी प्रोविज़न का क्लियर मीनिंग निकालना है तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, उससे रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं, या आप ये कह सकते हैं अगर एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस को देखेंगे तो लगभग आपको पूरा एक्ट पढ़ना पड़ेगा क्लियर मीनिंग निकालने के लिए किसी एक प्रोविज़न की, ठीक है। लेकिन यहीं पर अगर हम बात करें सीआरपीसी की, सीआरपीसी में क्या होता है, सीआरपीसी में मान लीजिए आपको ट्रायल पोर्शन पढ़ना है, ठीक है। तो उस ट्रायल पोर्शन के मीनिंग को निकालने के लिए आपको डेफिनेशनल क्लॉज में जाना पड़ेगा। किसी मान लीजिए ट्रायल फॉर समन्स केसेस हैं तो समन्स केसेस का आपको मतलब पता करना पड़ेगा। अगर आपको एक ट्रायल के किसी एक सेक्शन का आपको एक प्रॉपर इंटरप्रिटेशन करना है तो मान लीजिए तो समन्स केसेस की डेफिनेशन जाना पड़ेगा आपको। उसके लिए ये देखना पड़ेगा कि समन्स केसेस के ट्रायल में पूरे जो पहले और उसके बाद का जो प्रोसीजर है उसमें क्या बात कही गई है। आपको इससे बेल से रिलेटेड भी केसेस देखने पड़ेंगे, वारंट और समन्स केसेस में डिफरेंस क्या होता है आपको वो देखना पड़ेगा। उससे बेसिकली क्या होगा कि आपको समन्स केसेस का पूरा एक क्लियर कट आइडिया लगेगा, पूरा एक आइडिया लगेगा कि बेसिकली यहाँ पर जिसने लॉ बनाया है वो कहना क्या चाहता है, ठीक है। वही बात इस प्रिंसिपल में कही जा रही है कि अगर किसी प्रोविज़न की एक रियल इंटेंशन हमें निकालनी है तो उसकी रियल इंटेंशन निकालने के लिए हमें स्टैट्यूट को क्लियरली पढ़ना पड़ेगा, उसके अदर प्रोविजंस पर भी फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। इससे रिलेटेड एक केस भी था, यू कैन सी द केस ऑन स्क्रीन। द केस नेम वॉज भाटिया इंटरनेशनल वर्सेस बल्क ट्रेडिंग, भाटिया इंटरनेशनल वर्सेस बल्क ट्रेडिंग ऐसे 2002 का केस था ये। इस केस में बेसिक इशू क्या था कि द इशू वाज व्हाट वुड बी द बेस्ट पॉसिबल इंटरप्रिटेशन ऑफ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसलेशन एक्ट 1996। यानी कि इस एक्ट में
बेसिक इशू ये था कि जो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट 1996 है, इसमें जो पार्ट 1 और पार्ट 2 दिया हुआ है, ठीक है, इसकी क्या बेस्ट पॉसिबल इंटरप्रिटेशन होगी, यानी कि यही 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 जो पार्ट 1 और पार्ट 2 की जो इंटरप्रिटेशन थी वही कोर्ट में इशू बनी, ठीक है, कि इसकी क्या इंटरप्रिटेशन होगी, किस तरीके से वी शुड रेड इट। यहाँ पर एपेलेंट ने सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 को पे रिलाई किया और कहा कि पार्ट 1 जो है अप्लाई कैसे होगा। जो देखिए क्या लिखा हुआ है कि सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 प्रोवाइड्स दैट पार्ट 1 ऑफ द एक्ट शैल अप्लाई वेयर द प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन इज इन इंडिया। मतलब कि एपेलेंट ने ये बात कही कि सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 कहता है कि जो प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन अगर इंडिया में है तभी ये एक्ट अप्लाई होगा, अदरवाइज ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 ऑफ सब क्लॉज 2 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट, ठीक है। उसके बाद उसने ये बात कही, मतलब एपेलेंट पार्टी ने ये बात कही कि सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 मेक्स इट क्लियर दैट द प्रोविजन ऑफ पार्ट 1 डजेंट अप्लाई वेयर द प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन इज नॉट इन इंडिया। मतलब कि यहाँ पर इन्होंने दूसरी बात क्या कही कि सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 क्या कहता है कि जो भी आर्बिट्रेशन है, प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन होगा वो इंडिया में होगा अकॉर्डिंग टू एपेलेंट। एपेलेंट ने ये कंटेंशन रखी कि जो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट है या आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट का पार्ट 1 है वो वैसे ही केसेस पे अप्लाई होगा या जहाँ पर प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन इंडिया होगा, ठीक है। उन्होंने कहा कि सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 में ये बात कही गई है। इसलिए उन्होंने अपनी बात को और आगे अपनी फर्दर कंटेंशन करते हुए कहा कि सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 इसका मतलब ये भी क्लियर करता है कि जहाँ पर प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन इंडिया नहीं है वहाँ पर पार्ट 1 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट विल नॉट अप्लाई, वहाँ पर अप्लाई नहीं हो। यानी कि यहाँ पर बात थी प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन से रिलेटेड। ये बात कही गई कि प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन अगर इंडिया है तो पार्ट 1 अप्लाई होगा, प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन अगर इंडिया नहीं है तो पार्ट 1 अप्लाई नहीं होगा। ये कंटेंशन थी एपेलेंट की। उन्होंने कहा कि सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 की इंटरप्रिटेशन से हमें ये पता चलता है। अब आते हैं फर्दर ही सबमिटेड दैट इफ इट इज़ हेल्ड दैट द पार्ट 1 अप्लाइज टू, हाँ इन्होंने एक ये बात भी कही कि अगर पार्ट 1 अगर हमने ये कह दिया कि प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन अगर इंडिया से बाहर भी है, अगर हमने ये माना कि प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन इंडिया से बाहर का भी है, ठीक है, तो भी ये एक्ट अप्लाई होगा, तो फिर पार्ट सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 पूरी तरीके से रिड्यूडेंट हो जाएगा, यानी कि उसका कोई मतलब नहीं बचेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें यही लिखा हुआ था। लेकिन अब इसके बाद आते हैं कि रिस्पोंडेंट ने क्या कंटेंशन रखी इस केस में। रिस्पोंडेंट ने जो अपनी कंटेंशन रखी, उन्होंने कहा कि अगर हमने एपेलेंट्स की जो आर्ग्यूमेंट है उसको एक्सेप्ट कर लिया तो क्या होगा, इससे ये मतलब निकलेगा कि जो हमारे लेजिस्लेचर्स ने एक्ट में एक बहुत बड़ा लैकुना छोड़ दिया है। लैकुना किस चीज़ से रिलेटेड कि अगर प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन इंडिया से बाहर है तो वो कैसे डील किया जाएगा, ठीक है, ये चीज़ क्लियर नहीं होगी। इसलिए देयर वुड बी अ बिग लैकुना इफ़ वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्ट 1 in the manner which was provided by the appellants in their contentions, okay। तो जो appellants ने अपनी contention में जो भी contention रखी है अगर उसको accept किया गया तो फिर legislatures के थ्रू यानी कि एक बहुत बड़ा लैकुना छोड़ दिया गया है। अगर प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन बाहर रखा गया तो फिर ये क्लियर नहीं होगा कि वो कैसे शॉर्ट आउट किया जाएगी वो प्रॉब्लम या वो कैसे वो डील की जाएगी। ये बात कही किसने, ये बात कही इन्होंने रिस्पोंडेंट्स ने, ठीक है। इसके बाद इसके बाद आते हैं हम कि उन्होंने और भी आगे बात बोली कि अगर सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 क्या प्रोवाइड करता है। इन्होंने रिस्पोंडेंट्स ने बात कही कि ये प्रोवाइड करता है कि पार्ट 1 वुड अप्लाई वेयर द प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन इज इन इंडिया, ठीक है। सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 में क्या लिखा हुआ है कि पार्ट 1 उसकी जो लैंग्वेज है वो ये है कि पार्ट 1 ऑफ द एक्ट वुड अप्लाई वेयर द प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन इज़ इन इंडिया, जहाँ पर प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन इंडिया में है वहाँ पर पार्ट 1 अप्लाई होगा। कोर्ट ने ये कहा आगे कि कोर्ट ने जब वो दोनों पार्टीज़ को सुना और उसके बाद कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि अगर हम पार्ट 1 को देखें, ठीक है, तो पार्ट 1 कहीं भी ये बात नहीं कहता कि पार्ट 1 में कहीं भी ये चीज़ नहीं लिखी है
कि वो मतलब कि सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 में, सॉरी, सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 में ये बात कहीं भी नहीं लिखी हुई है। कोर्ट ने कहा कि पार्ट 1 ऐसी जगह पर अप्लाई नहीं होगा जहां पर प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन इंडिया नहीं है। मतलब कि देखिए पार्ट 1 में क्या लिखा हुआ था आर्बिट्रेशन कंसिलेशन एक्ट के, उस वहाँ ये लिखा हुआ था कि पार्ट 1 वहाँ अप्लाई होगा जहाँ पर प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन इंडिया है, ठीक। लेकिन ये नहीं लिखा हुआ था कि पार्ट 1 वहाँ अप्लाई नहीं होगा जहाँ पर प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन कहाँ क्या है, इंडिया के बाहर है। तो उसको इसको इन्होंने एक इंक्लूसिव डेफिनेशन माना, ठीक है। इंक्लूसिव डेफिनेशन में मैं बता ही चुका हूँ क्या होता है। इसको इन्होंने जनरल क्लॉसेस एक्ट में इन्होंने ये कहा कि जो प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन है वो इंडिया पार्ट 1 अप्लाई होगा जहां पर प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन इंडिया है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन अगर इंडिया के बाहर है तो वहां पर पार्ट 1 अप्लाई नहीं होगा। इसलिए इसके आगे इन्होंने एक बात और भी कही है कि ये भी नहीं लिखा हुआ है सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 में कि पार्ट 1 केवल वहीं अप्लाई होगा जहां पर प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन इंडिया है। देखिए पार्ट 1 में ये लिखा हुआ है कि प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन इंडिया जहां है वहां पार्ट 1 अप्लाई होगा। कोर्ट ने कहा कि इसमें ये तो लिखा है, चलिए ठीक लिखा है, लेकिन ये नहीं लिखा है कहीं कि पार्ट 1 वहां अप्लाई नहीं होगा जहां पर प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन इंडिया नहीं है। ये भी कहा इन्होंने कि इसमें ये भी नहीं लिखा हुआ है सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 में कि केवल ये एक्ट या केवल ये पार्ट 1 वहीं अप्लाई होगा जहां पर प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन इंडिया है। मतलब कि ना तो ओनली लिखा हुआ है, ना ही एक्सप्रेसली कहीं इस चीज़ को डिबार किया गया है प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन अगर बाहर है तो। इसलिए कोर्ट ने कहा कि पार्ट 1 जो भी है वो ऐसे किसी भी आर्बिट्रेशन को नहीं रोकता है जहां पर प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन आउटसाइड इंडिया हो, ठीक है। उसके बाद कोर्ट ने कहा कि जो लैंग्वेज है वो जो मतलब कि जो लैंग्वेज यूज़ की गई है आप अगर देखिए तो वो सिग्निफिकेंट है और इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उस लैंग्वेज में ना तो कहीं ओनली का यूज़ किया गया है और ना ही कोई निगेटिव टर्म यूज़ किया गया है, ठीक है, मना नहीं किया गया है किसी चीज़ के लिए। इसलिए द लेजिस्लेचर इज emphasizing दैट द प्रोविजन ऑफ पार्ट 1 would apply arbitrations which take place in India but not providing that the provisions of part 1 will not apply to arbitration which takes place out of India। मतलब कि जो लेजिस्लेचर ने इसी वजह से ये चीज़ इसमें नहीं लिखी है कि पार्ट 1 अप्लाई होगा इंडिया में, मतलब जहाँ पर प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन इंडिया है, और वहाँ पर अप्लाई नहीं होगा जहाँ पर प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन इंडिया नहीं है। उन्होंने इस चीज़ को खाली छोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पर कोर्ट ने बेसिकली हेल्ड किया कि अब, या आप कह सकते हैं ऑब्जर्वेशन दी कोर्ट ने कि अ प्रॉपर एंड कंजॉइंट रीडिंग ऑफ ऑल द प्रोविजंस। कोर्ट ने जो आर्बिट्रेशन एक्ट के जो प्रोविजंस पढ़े और ये बात कही कि अगर हम एक प्रॉपर और कंजॉइंट रीडिंग करें सारे प्रोविजंस की तो वो क्या इंडिकेट करते हैं, वो इंडिकेट करते हैं कि जो पार्ट 1 है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट का, वो इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशंस पे भी अप्लाई होगा जो इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशंस आउटसाइड इंडिया हो रहे हैं। मतलब कि जो भी इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन हैं विच आर टेकिंग प्लेस आउटसाइड इंडिया, तो ऐसे आर्बिट्रेशन पर या ऐसी प्रोसीडिंग्स पर या ऐसी चीज़ों पर पार्ट 1 अप्लाई होगा। ये सिर्फ इंडिया, प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन अगर इंडिया है तो सिर्फ वहीं तक नहीं रहेगा, ये एक्सटेंड करेगा, चाहे प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन इंडिया हो और चाहे प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन इज आउटसाइड इंडिया। ओके, यहाँ पर इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरह की इंटरप्रिटेशन, ठीक है, कोर्ट ने देखिए ये तो बोला है कि कहीं भी एक्सप्रेसली नहीं प्रोवाइड है कि मना किया गया हो ऐसा। उसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि जो इस तरह की इंटरप्रिटेशन है, इस तरह की इंटरप्रिटेशन ना तो कॉन्फ्लिक्टिंग है किसी प्रोविज़न से और ना ही ये सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 को रिडंडेंट करती है, यानी कि यूज़लेस बनाती है, क्योंकि सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 बेसिकली उन्होंने इसको एक इंक्लूसिव प्रोविज़न माना जो कि इंक्लूड करती है प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ इंडिया को, ठीक है, प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन इंडिया में, और उसके अलावा उन्होंने कहा कि और को भी इंक्लूड करती है। तो यहाँ पर ऐसा कोई लैकुना नहीं है इस जो है इंटरप्रिटेशन में, और ना ही लेजिस्लेचर्स ने कोई लैकुना क्रिएट किया है, ठीक है। और
ये इस और अगर इस तरह की इंटरप्रिटेशन की जाएगी तो इससे क्या होगा, कोई भी पार्टी रेमेडीलेस नहीं रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ, रेमेडीलेस होने का मतलब देखिए यहाँ पर क्या था कि मान लीजिए प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन सिर्फ इंडिया रखा गया, ठीक है। अगर प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन सिर्फ इंडिया रखा जाएगा तो फिर क्या होगा कि जो इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशंस हो रहे हैं जिनमें इंडिया एक पार्टी है, वहाँ पर कौन से रूल्स फॉलो होंगे, ठीक है। क्योंकि आपको एक प्रोविज़न आपको भी तो एक प्रोसीजर फॉलो करना है। कौन से रूल्स फॉलो होंगे, पहला क्वेश्चन ये आ जाएगा। ऐसी पार्टीज़ के लिए रेमेडीज़ कहाँ से मिलेंगी, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा लैकुना क्रिएट हो जाएगा। ऐसे लैकुना को ऐसा ऐसा लैकुना ना क्रिएट हो, इस चीज़ के लिए कोर्ट ने क्या किया कि ऐसी पिटिशन करी सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 की, या फिर आप कह सकते हैं कि पूरे पार्ट 1 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट की, ताकि ना तो कोई लैकुना क्रिएट हो और सारी पार्टीज़ को रेमेडी मिल सके, चाहे वो प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन कहीं पर भी हो, ठीक है। तो ये दिस वाज द लास्ट पॉइंट ऑफ योर सिलेबस ऑफ यूनिट 2 ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, ओके। इसके अलावा अगर आप देखना चाहें तो जनरल क्लॉजेस एक्ट जो कि हम लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके थे, उसके कुछ मिसलेनियस प्रोविजंस हैं, ठीक है। आप उनको एक बार देख सकते हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट इट। दीज आर द one second. These are the miscellaneous provisions of General Clauses Act. Okay. These provisions are given in section 25 to 30. सेक्शन 25 टू 30 में मिसलेनियस प्रोविजंस के बारे में दिया हुआ है। देखिए अगर इनको देख लेते हैं, बस एक नज़र मार लेते हैं। दीज आर नॉट वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बट आपके समझने के लिए ये ज़रूरी है। रिकवरी ऑफ फाइन्स, जनरल क्लॉजेज एक्ट की हम बात कर रहे हैं। सेक्शन 25 टॉक्स अबाउट रिकवरी ऑफ फाइन्स। इसमें कहा गया है कि सेक्शन 63 से सेक्शन 70 तक आईपीसी के, जो मतलब आईपीसी के और सेक्शन 63 टू 70 ऑफ द इंडियन पीनल कोड एंड द प्रोविजंस ऑफ सीआरपीसी, यानी कि आईपीसी के सेक्शन 63 से लेकर सेक्शन 70 तक और सीआरपीसी के जो प्रोविजंस हैं, ठीक है, जो भी इस टाइम पे इन्फोर्स्ड हैं, किस पर्पज़ से लेकर टू द इशू एंड एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट्स फॉर द लेवी ऑफ फाइन्स। कि अगर कोई फाइन्स, जो भी लेवी ऑफ फाइन्स हैं, उनको उनके एग्जीक्यूशन के लिए अगर कोई वारंट इशू किया जाता है, ठीक है, अंडर सेक्शन 63 टू 70 ऑफ आईपीसी एंड एनी अदर प्रोविजंस ऑफ सीआरपीसी, अगर कोई लेवी लगाई गई, मान लीजिए, ठीक है, फाइन्स की कोई लेवी लगाई गई। अब अगर फाइन्स जो लगाया गया उनको रिकवर करने के लिए या उनके एग्जीक्यूशन के लिए कोई वारंट इशू किया गया है, वो वारंट जो इशू किया जाएगा वो कहाँ दिया हुआ है, 63 टू 70 आईपीसी और सीआरपीसी में। तो यहाँ पर ये बात कही गई है कि कहीं पर अगर रिकवरी ऑफ फाइन्स की बात हो रही है, ठीक है, तो सेक्शन 63 टू 70 ऑफ आईपीसी एंड एनी प्रोविजन विच इज़ रिलेटेड टू द रिकवरी ऑफ फाइन्स ऑफ सीआरपीसी विल एप्लीकेबल देयर, ओके। यही बात बस इसमें कही गई है। लेट्स सी सेक्शन 26, इट्स टॉक्स अबाउट प्रोविजन एज टू ऑफेंस पनिशेबल अंडर 2 और मोर इनैक्टमेंट्स। देखिए ये इसके बारे में आपको ऐसे आइडिया होगा, इसमें बस यही बात की गई है। मान लीजिए किसी पर्सन ने कोई ऑफेंस किया, ठीक है, अब उस ऑफेंस की जो पनिशमेंट है वो 2 एक्ट्स के अंदर दी हुई है, ठीक है, यानी कि 2 एक्ट्स में वो ऑफेंस पनिशेबल है। यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि अब क्या उसको पनिशमेंट दोनों एक्ट्स के थ्रू मिलेगी या फिर उसको पनिशमेंट सिर्फ एक एक्ट में मिलेगी। यहाँ पर ये चीज़ बहुत ही क्लियर की गई है जनरल क्लॉजेज एक्ट में कि अगर कोई पर्सन कोई ऑफेंस करता है और वो एक्ट उसका किसी 2 इनैक्टमेंट में पनिशेबल है, तो फिर उसे किसी एक एक्ट के अंदर ही पनिशमेंट मिलेगी, उसे 2 एक्ट के अंदर पनिशमेंट नहीं मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा सेक्शन 27 टॉक्स अबाउट मीनिंग ऑफ सर्विस बाय पोस्ट। यहाँ पर बस ये बात कही गई है कि मान लीजिए किसी लेजिस्लेशन या रेगुलेशन के थ्रू ये रिक्वायरमेंट है कि किसी डॉक्यूमेंट को पोस्ट के थ्रू सर्व किया जाए, तो कोर्ट ने ये बात कही, तो ये बात इस सेक्शन 27 में कही गई है कि कब सर्विस को अफेक्टेड माना जाएगा, यानी कब माना जाएगा कि सर्विस कंप्लीट हुई है या सर्विस ऐसी दी गई है
कब? उसके लिए 3 कंडीशन, जब वो प्रॉपरली एड्रेसिंग हो उसमें, यानी कि एक प्रॉपर एड्रेस लिखा गया हो, प्री पेइंग हो, पे कर दिया गया हो उसके लिए, और उसे रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू पोस्ट कर दिया गया हो। ठीक है, तो इन 3 कंडीशन में माना जाएगा। इससे रिलेटेड एक केस था, द केस नेम वॉज जगदीश सिंघवी वर्सेस नथु सिंह, 1992 का केस था ये। इस केस में क्या कोर्ट ने हेल्ड किया था कि वेयर अ नोटिस इज सेंट टू द लैंडलॉर्ड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एंड द सेम इज रिटर्न्ड बाय द टेनेंट, मतलब कि मकान मालिक ने किराएदार को एक नोटिस भेज दिया था रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू, और टेनेंट ने क्या किया था, किराएदार ने उसके इंडोर्समेंट को रिफ्यूज़ कर दिया था। ठीक है, तो कोर्ट ने कहा कि ये माना जाएगा, इट शैल बी प्रिज्यूम दैट द नोटिस हैज़ बीन सर्व, कि नोटिस जो है सर्व कर दी गई है। ठीक है, तो ये बेसिकली मिसलेनियस प्रोविजंस थे जनरल क्लॉजेस एक्ट के, कुछ बच गए थे कल। ठीक है, तो इस तरह आज आपकी यूनिट 2 कंप्लीट हो गई है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट की। फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट फ्रॉम अ न्यू यूनिट। ओके, टिल देन थैंक यू।